जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएसटी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज से सेगमेंट जो चालू करूंगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें लगता है जो हर एक एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, सीडीपीओ, मतलब हर एक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर है हिस्ट्री में तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करता हूँ। ऐसे 1757 से लेकर के आगे की ओर पीरियड जो हुआ उसको मॉडर्न हिस्ट्री में गिना जाता है। लेकिन उससे पहले का कुछ भूमिका मैं देखता हूँ, जैसे अवध में विलय कैसे हुआ, उसके बाद में बंगाल में विलय कैसे हुआ। तो इसे सभी क्वेश्चन को मैं देखूँगा पहले, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री में चालू करूँगा। और कैसा लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करता हूँ मेरे दोस्तों। तो इसका भूमिका क्या है, वो भूमिका को बस सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात में उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए थे और उनकी सत्ता की बागडोर ईरानी, तुरानी, जूट और हिंदुस्तानी मूल के अमीर सैयद बंधुओं के पास आ गई थी। यहाँ से एक ही को बात यहाँ से समझ में आती है, जो औरंगजेब के मृत्यु 1707 के बाद में अगर कोई बागडोर संभाला तो वो संभाला था उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह। जो बादशाह, जो राजा का था उसको हम बादशाह के रूप में मानते थे। तो वो था कौन, तो प्रतीकात्मक रह गए थे, मतलब प्रतीकात्मक मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर रह गए थे। उनकी सत्ता का बागडोर जो था, जो किसके पास में था, ईरानी के पास में और तुरानी के पास में। ईरानी, तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मूल के अमीर सैयद, जो सैयद वंश से आती थी, वो सैयद बंधुओं के पास रह गई थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगी थी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ, मतलब कि 18वीं शताब्दी जैसी स्टार्ट हुई थी उसी तरह से, जैसे 1700 से जैसी 18वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, 1700 से ऊपर की पीरियड जब जैसी आने लगा उसी को 18वीं शताब्दी कहता है। 18वीं शताब्दी किसको कहता है, तो 1700 से लेकर के 1799 के ईस्वी को ही 18वीं शताब्दी के में रखा जाता है। तो इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए, इसको 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही मतलब साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय, जिससे कि राजनीतिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। राजनीतिक शक्ति उभर करके आए, सिंपल सी बात ये हुई, जिससे कई स्वतंत्र राज्य, जो भी स्वतंत्र राज्य थे उनके बारे में बात कर रही है। जो अलग में जो स्वतंत्र राज्य थे, जैसे में अवध था, बंगाल था, इसके बारे में चर्चा कर रही है। राज्य अस्तित्व में लाए गए इस स्वतंत्र राज्य का विवरण निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब है जो मैं आगे चर्चा करूँगा, इसका क्या क्या विवरण हुई है। ठीक, इसको स्टार्ट करता हूँ, अब आगे की ओर चलता हूँ। इससे तो दो बात समझ में आया था, जो मुग़ल बादशाह जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। उसके बाद में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जो सैयद बंधुओं के पास में सत्ता आ गई थी और हिंदुस्तानी मूल के अमीर सैयद वंश थे। और तुरानी जो था गुट था, जो ईरानी के था, ईरान के तुरानी गुट था, ये सब के क्या हुआ था, सत्ता ईसा के हाथ में आने लगी थी। सिंपल सी बात इतना ही है। तो सबसे पहले हैदराबाद की विलय के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, जो स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो था, जो निज़ाम उल मुल्क था। कौन था, निज़ाम उल मुल्क था, जिससे कि आसफजाही वंश था। कौन था, आसफजाही वंश था के कौन था, निज़ाम उल मुल्क, जिसे कि प्यार से आदमी चिनकिलीच खा भी कहा जाता था। क्या चीज़, चिनकिलीच खा भी प्यार से कहते थे। निज़ाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। कहाँ के था, तुरानी गुट के था, जो किस वंश के था, तो आसफ जाही वंश का था। क्या, किस वंश के, आसफ जाही वंश के था। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ईरानी गुट के तुरानी गुट के था। कौन सी, ईरानी गुट के
तुजार खां था। ठीक ना, आगे की ओर चर्चा करता हूँ। निजाम उल मुल्क, जिसे कि अफसजाना खां भी कहा जाता है, तो को मुगल सत्ता के अंतर्गत 7,000 जात की दर्जा प्राप्त की गई। 7,000 जात क्या होता है? जात, ये जात है, समझिए कि एक वर्ग आता है, उसी को जात बोला जाता है, जो 7,000 के सत्ता को संभालने के लिए निजाम उल मुल्क को मुगल सत्ता के अंतर्गत दिया गया था। सिंपल सी बात, इतना ही समझिए। इसमें आगे क्या है? निजाम उल मुल्क जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। दक्कन में जो सूबेदार जो नियुक्त था, जो कौन था? तो मुगल बादशाह था। कौन था? मोहम्मद शाह, जो बादशाह के रूप में आई थी। निजाम उल मुल्क के द्वारा ये बागडोर संभालने की दी गई थी। किसको दी गई थी? तो बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन के में नियुक्त की गई थी। दक्कन आप जानते हैं, जो दक्कन के पठार भी है, उस तरह ज्योग्राफी में वो पढ़ाएंगे। वर्ष 1720 से लेकर के 1722 के बीच में दक्कन में उनसे वित्तीय एवं राजनीतिक प्रशासन पर नियंत्रण कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की और दक्कन के उपद्रवों व मुगल दरबार में चल रही उत्तराधिकारियों की प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर वह दक्कन क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया था। ये वहाँ चल रहा था, जो परंपरागत था, जो उत्तराधिकारी ही उसका पुत्र बन सकता है। पुत्र जो था, जो ही मतलब उत्तराधिकारी बनता था। तो ये परंपरा चल रहा था। ये 1720 से 22 के बीच की बात है। तो इसका एक फ़ायदा उठाया तथा 1724 ईस्वी में उन्होंने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना कर लिया था। तो हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो 1724 ईस्वी में ये स्थापना कर लिया था। आगे देखता हूँ। निजाम उल मुल्क ने केंद्रीय सत्ता को अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कहीं नहीं की थी। इसमें एक खासियत थी कि ये कहीं नहीं की थी, मगर व्यवहारिक, जिसे कि व्यवहार बोला जाता है, व्यवहारिक रूप से वह स्वतंत्र शासन के रूप में कार्य किया करता था। जैसे मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा नहीं, इस बुक से अलग मैं जा रहा हूँ, तो आपको समझाने के हम सही प्रयत्न करूँगा। जो कहता है आदमी ऐसे, जो वो मेरा ही रहेगा, लेकिन वो है नहीं। जैसे किसी का गर्लफ्रेंड है, तो उसका गर्लफ्रेंड वो बनाया नहीं है, मान लिया है जो मेरा ही है, लेकिन वो बनाया नहीं है, लेकिन वो मने मने मानता है जो ये मेरा ही होगा। अब बाद में अगर उससे शादी हो जाता है तो कहता है जी ये मेरा ही था और ये मेरा ही हुआ। तो इसी तरह से यहाँ से चालू किया बातों के। इन्होंने स्वतंत्र रूप से ये बात नहीं कही, जैसे कि गर्लफ्रेंड को कोई स्वतंत्र रूप से नहीं बोलता है, उसी तरह से यहाँ पे बात चल रही है। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया। इसमें वास्तविकता ये था, निजाम उल मुल्क में, निजाम उल मुल्क जो था, जो उस समय में हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता की बात कर रहा था और दोनों की आगे लाने की बात किया था। और इसको बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो ये थोड़ा सा नहीं कहानी इसका बताता हूँ, ये निजाम उल मुल्क का। निजाम उल मुल्क जो था, जो पूर्ण रूप से हिंदू और मुस्लिम दोनों के आगे लाया जाता था। जो आदमी, जो व्यक्ति राजा था और जो टैक्स ज़्यादा लिया करता था, जो भूमि कर ज़्यादा लिया करता था, उसको ये साफ हटा दिया करता था। जो गरीब था, जो नीचे से पैदावार कर रहा था, उसको आगे लाने की कोशिश की थी। इसका परिणाम अच्छा भी हुआ। हमको हिसाब से निजाम उल मुल्क ये अच्छा काम कर रहे थे। उस समय में मुस्लिम के कुछ दबदबा ज़्यादा था, तो मुस्लिम और हिंदू दोनों को आगे बढ़ाने के ये एक षड्यंत्र रचा था। उसमें कामयाब भी बहुत हद तक हुई थी। हिंदू उस समय में बहुत सारे मारे जा रहे थे। इसमें देखता हूँ, निजाम उल मुल्क ने दक्कन के जागीरदार प्रथा को अपनाया। जागीरदार प्रथा क्या होती है, इसको मैं डिटेल से आगे बात करता हूँ। जागीरदार प्रथा जो होती है, जो सिंपल सी यहाँ पे समझ लीजिए, जो एक तरह से टैक्स लिया जाता था, उसको हटाने की बात किया था, अपनाया तथा राजस्व व्यवस्था में
निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया था। जैसे कि इससे पहले ही आपको खुद ही मैं बता दिया हूँ, जो इन्होंने क्या किया था, एक भ्रष्टाचार जो चल रहा था, जो टैक्स लिया करता था, उसको हटाने में ये सफल हुए। आगे देखता हूँ आगे क्या है इसके। अक्टूबर 1724 में सरुखेरा, जिसे कि सकरखेरा कोई कोई बुक में लिखा हुआ रहता है, दोनों को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर आपको दोनों में कोई भी दे सकता है। तो सरुखेरा और सरकखेरा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुग़ल सूबेदार, जिसे कि मुग़ल सूबेदार को मुबारिज खां को पराजित किया था। किसको? मुग़ल सूबेदार जो था, जो किसको पराजित किया था मेरे भाई? मुग़ल साम्राज्य में मुग़ल उल मुल्क ने मुग़ल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया और तत्पश्चात मुग़ल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। जब मुग़ल बादशाह स्वयं अगर पराजित हो गया तो वो नियुक्त कर दिया, कौन बड़ी वाली बात है, वायसराय के रूप में उसे नियुक्त किया गया था। और उसने असफ़जाह की उपाधि प्रदान की थी। असफ़जाह की उपाधि प्रदान करने वाला कोई अगर शासक था तो मुग़ल ने किसका किया था? तो निजाम उल मुल्क के उपाधि दिया था। क्या जी का? असफ़जाह की उपाधि दी थी। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बन चुका था। जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, जो हैदराबाद जो था, जो लिखित रूप से ये नहीं मानता था जो मैं स्वतंत्र हूँ, पहला नंबर बात यहाँ पे। उसके बाद में जब निजाम उल मुल्क की मृत्यु 1748 ईस्वी में जब होती है, उसके बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बन जाती है। निजाम की जो सत्ता होती है वो, जैसे में हैदराबाद आ गया, ये सब क्या होती है, बन जाती है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से देखूंगा, इसमें ज़्यादा टेस्ट लेने की बात नहीं है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से पढ़ूंगा। कर्नाटक का युद्ध होती है, एक कर्नाटक का युद्ध होती है, तीन कर्नाटक का युद्ध होती है, तीनों कर्नाटक का युद्ध मैं बताऊंगा। कर्नाटक का युद्ध होती है। कर्नाटक मुग़ल दक्कन का एक सूबा था। क्या था? सूबा था, जो हैदराबाद राज्य के निजाम के अंतर्गत ही आता था। जो हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आता था, जैसे मुग़ल शासक को पराजित कर दिया था तो उसे दक्कन का जो मिला था, दक्कन मिल गया था। सिंपल सी बात हुई है। कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाने लगा था। नायब सूबेदार को ही नवाब कहा जाने लगा था। देखिए यहाँ से ही जब यहाँ से स्टार्ट होती है तो इससे ही हमको पकड़ में आती है जो मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ से अंत होगी। जब शुरू आपको पता रहेगा तब ही आपको छिप धरने का कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली की सरकार ने स्वतंत्र होकर सआदत उल्ला खान ने आर्टक की अपनी राजधानी बनाई थी, जो दिल्ली के आसपास ये इन्होंने राजधानी बनाई थी। किसने? सआदत उल्ला खान ने। किसने? सआदत उल्ला खान ने। एक्चुअल में ये मुस्लिम थे, इसीलिए इसको नाम खा पड़ता है। इससे आगे क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आगे है सआदत उल्ला खान के बाद उत्तराधिकारियों की संघर्षों को लेकर कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती चली जाती है, लगभग बिगड़ती हुई चली जाती है। फलस्वरूप कर्नाटक के उत्तराधिकारी का प्रश्न अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप कारण बन जाता है। जैसे जब अपने अपने में जब दो गुट आपस में विभक्त होती है तो तीसरा गुट माजा मारने आ जाती है। सिंपल सी बात यहाँ भी वही हुई। कर्नाटक में यहाँ पे विवाद छेड़ी थी। कर्नाटक को लेकर के यहाँ पे एक अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मध्य में राजनीतिक हस्तक्षेप में चली जाती है। अंततः कर्नाटक के नवाब मुहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, ये बहुत शातिर गवर्नर जनरल था। एक मैं गवर्नर जनरल को पूरा लिस्ट दे दूंगा और उसका कार्यकाल दे दूंगा, ऐसे पूरा याद हो जाएगा आपको। इसके लिए माइंड में ज़्यादा टेस्ट नहीं लीजिएगा। ने षड्यंत्रपूर्वक पत्राचार
का आरोप लगाया और राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था। किससे? नवाब मोहम्मद अली से। किससे? कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली से। जब आपस में विभक्त हुए थे, यहाँ पे जस्ट मैं बताया था, सआदतुल्ला खान ने के बाद उत्तराधिकारी के बीच में संघर्ष होना चालू हुए, जो कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती चली गई। किसी ने बोला जो मैं बनूंगा, तो किसी ने बोला जो मैं बनूंगा। लेकिन जब बना उसके बाद में इनको पर आरोप लगा दिया गया और आरोप लगा करके मोहम्मद के साथ में उसको हटा दिया गया था। नवाब मोहम्मद अली के उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने, जो कौन था? वेलेस्ली था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत शातिर था, इसको मैं याद करवा दूंगा। आगे देखता हूँ। जब बिगड़ता चला गया, इसके बाद में थोड़ा सा नहीं, मैं धीरे धीरे ले चलता हूँ। उसके बाद में बंगाल पर जाता हूँ। बंगाल में क्या स्थिति आई थी? बंगाल की स्थिति देख करके आपको थोड़ा सा नहीं अचंभव जरूर होगा, क्योंकि यहाँ भी स्थिति वही थी जो कि कर्नाटक में थी, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया था। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय मुर्शिद कुली खान को दिया जाता है, जो 1700 ईस्वी में दिया था। सिंपल सी बात है। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया जाता है। बंगाल का नवाब नियुक्त औरंगजेब के द्वारा किसको किया जाता है? तो मुर्शिद कुली खान को। बहुत ही बढ़िया शासक में से एक था ये मुर्शिद कुली खान, जो राज दरबार में सर्वाधिक होने का कारण, राज दरबार में संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। ये राज दरबार से संबंधित होने के कारण ये दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खान के पास थी, क्योंकि जब शासक ही नियुक्त किया गया तो इसको पास ही रहेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। जब इनको पास में थी तो मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने मुर्शिद कुली खान को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने? फर्रुखसियार ने बंगाल की सूबेदार नियुक्त किया, जिससे आगे चलकर मुगल साम्राज्य में की कमजोरी स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल की राज की नींव रखी गई थी। किसने? मुर्शिद कुली खान के द्वारा 1717 में ये बंगाल का सूबेदार नियुक्त होता है। किसके द्वारा होता है? तो फर्रुखसियार के द्वारा। इसको आप दुगो के आप अंडरलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। फर्रुखसियार के द्वारा मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, जिससे आगे चलकर इसी कमजोरी की वजह से वो बंगाल की नवाब बन जाता है और बंगाल की राज की ये नींव डाल देता है। वन सेकेंड। मुर्शिद कुली खान के शासन के दौरान में केवल 3 विद्रोह हुआ था। इसको आप देखिएगा। 3 विद्रोह में सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। ये लड़ाई हुआ। ये एक हुआ सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरी लड़ाई हुआ था सुजात खान के द्वारा और तीसरा हुआ था विद्रोह जो नजात खान के द्वारा। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को नियुक्त किया था। किसको? मुर्शिदाबाद के नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खान ने किसी भी अगर जो उस समय में अगर शासक आता था तो अपना सुरक्षित देखता था, और सुरक्षित में देखता था कि किस जगह पर मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, वहाँ पे क्या करता था? राजधानी को नियुक्त करता था। आगे देखता हूँ। मुर्शिद कुली खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया। उसने अपने नए भूराजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि का एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि, जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि था, जो बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि थी, जिसको कि बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से था, जागीर भूमि जो था उसके एक बड़े हिस्से था में तबदीलित कर दिया गया और ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली, जिससे कि इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है उसको मैं आगे चर्चा करूंगा। सिंपल सी मान लीजिए एक तरह से ये टैक्स ही था जनता के ऊपर। आगे देखता हूँ।
मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को, यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग बातें आएगी जो मुर्शिद कुली खान के द्वारा आया था। इन्हीं ने सबसे पहले ऋण देने की बात की थी जनता को। एक सेकेंड जरा, जनता को ऋण देने की बात, जैसे किसानों को ऋण देने की बात मुर्शिद कुली खान के द्वारा ही दिया गया था। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने का सक्षम बनाने हेतु तबाही ऋण प्रदान किया था। उस समय में किस तकावी ऋण प्रदान किया था। तकावी ऋण का मतलब ये हुआ जो वो अपना तकावी के नाम दिए थे, लेकिन वो ऋण देने की बात की थी किसानों को, जो गरीब किसान थे। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात में उनका दामाद सुजाउद्दीन है, सिराजुद्दीन नहीं, सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खान की दामाद था, जो 1727 से लेकर के 1739 के बीच में बंगाल का नवाब बना था। ऐसे इसका मैं एक पूरा ड्राफ्ट दे दूंगा जो किसका शासन बंगाल में कब तक रहा था इसका। तो मुर्शिद कुली खान की दामाद कौन था, तो सुजाउद्दीन था। बंगाल का नवाब दिया गया। सुजाउद्दीन के बाद में उनका बेटा सरफराज खान 1739 का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब उसके बाद में बनता है, इसका दामाद बन जाता है, इसके बाद में इसको नाती बनता है। ऐसे करके यहाँ पे अपना वंशानुगत रूप से चलाया करता है। 1740 में बिहार के नवाब सूबेदार अली वर्दी खान ने, बिहार का सूबेदार था ये, नॉट बंगाल, ये बिहार का सूबेदार था। कौन था, अली वर्दी खान ने 1748 ईस्वी में सरफराज खान को गिरिया, जो कुछ स्रोत में घेरिया भी कहा जाता है, घेरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तांतरित कर लिया था। सिंपल सी बात ये हुआ, जिसको कि अपना सत्ता में ले लिया था। बिहार का नवाब कौन था, अली वर्दी खान। किसको हराया था, सरफराज खान को। सरफराज खान कौन था, तो सुजाउद्दीन का बेटा था, और मुर्शिद कुली खान जो था, जो सुजाउद्दीन का दामाद था। सिंपल सी बात। और इसके बारे में थोड़ा सा नहीं, और हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तांतरित कर लिया था। इसके तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया, उस समय में 2 करोड़ रुपया का नजराना देने की अपने पद का स्वीकृति प्राप्त की थी। तो इन्होंने सिंपल सी उसको 2 करोड़ देता है, ये अपना राजगद्दी वहाँ पे चलाने लगा, जो कैसे क्या करना है वहाँ पे, किस तरह से टैक्स लेनी है, कैसी बात करनी है, उस तरह की बात यहाँ पे स्टार्ट करना था इसको। मराठों के हमलों से दबाव में आकर अली वर्दी खान ने रघुजी भोसले, जिसको कि रघुजी भोसले को राघोजी भोसले भी कहा जाता से 1751 में उड़ीसा क्षेत्र का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठा से संधि कर ली थी। मतलब मराठा से संधि करने का मतलब है जो उसमें मिल गई थी मराठा से, जो ऐसे ऐसे करके हमारे राज्य को चलानी है, जो पैसा लेना है और जिस पैसा को हस्तक्षेप होती थी उसको मतलब बंटवारा की बात कर रही थी। सिंपल सी बात ये हुई। अली वर्दी खान कहाँ के था, बिहार का था। किसको कहाँ हराया था, बंगाल के नवाब को हराया था। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंदरनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं दी थी, लेकिन वहाँ ऑप्शन में रहता है जो दी थी। ऑप्शन नंबर सी के आप क्लिक कीजिएगा, सी में रहता है जो दी थी, नहीं दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अली वर्दी खान ने यूरोपीय को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अली वर्दी खान ने यूरोपों को क्या कहा था, तो ये मधुमक्खी की उपमा दी थी। जो उपमा देने की मतलब है, सिंपल सी बात है, जो यूरोप को मधुमक्खी की तरह कहे थे। जैसे में अगर उससे से मिलाप करोगे, अच्छी सी बात करोगे, तो उससे हमको कुछ मतलब
उससे हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगी, और उससे जब बिगाड़ता करेंगे तो हमको घाटा हो जाएगा। सिंपल सी बात उसको कहने का तात्पर्य ये था। तो इसमें देखते हैं जो बुक जो लिखा है उसको हम बात करता हूँ, बुक में क्या दिया हुआ है। उन्हें न छेड़े जाने की बात की गई थी। वे शहद देगी किंतु वो, मतलब कहने का तात्पर्य यह है जो अगर उसको नहीं छेड़ोगे तो शहद देगा, और उसे छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेगी। तो सिंपल सी बात यही हुई, जो उसको से अगर जो दोस्ती करके रखेंगे तो उससे हमको फ़ायदा होगी। अगर उससे मैं दोस्ती नहीं करूँगा, उससे मैं कोई तरह के दिक्कत वारी करूँगा, तो वो हमको काट काट के मार डालेगा। मतलब ये हुआ कि हमको उससे परिणाम गलत आएगा। सिंपल सी बात ये हुआ। आगे बात करता हूँ। 1756 में अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद उनका दोहित्र का मतलब ये होती है जो अपना पुत्री का पुत्र, तो पुत्री का पुत्र सिजाउद्दौला नवाब बना। तो अली बर्दी खान कहाँ के था? बंगाल के था, बिहार के था। उन्होंने बंगाल की नवाब को हराया। उसके बाद में जब इनको सिंपल सी बात है, जब वहाँ हराए के बाद मराठों से संधि की। संधि कहने के बाद 2 करोड़ रुपया देने की बात की गई थी सालाना चार्ज। उसके बाद में इनको कुछ दिन बीतते गया। अली बर्दी खान ने यूरोपों को क्या कहा था, ये शहद की तरह है, अगर इसको से दोस्ती करोगे तो सिंपल सी बात समझना, दोस्ती करोगे तो इससे हमें फ़ायदा होगी, अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो इससे हमको घाटा होगी। अली बर्दी खान ने इतना ही बात बोली थी। 1756 तक मैं पहुंच चुका हूं। जस्ट आप मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। चल रहा है एक्चुअल में मॉडर्न हिस्ट्री ही, ऐसा ना सोचिएगा जो दूसरा चीज़ चला रहे हैं, लेकिन कुछ बैकग्राउंड लेकर के आ रहे हैं आपको बात। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, यहाँ पे आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगी। घसीटी बेगम व पूर्णिया का नवाब, बिहार में पूर्णिया पड़ता है, उसका नवाब कौन था? शौकत जंग। दोनों की सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे। क्यों विरोधी था? जब यहाँ पे थोड़ा सा बैक में मैं ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पे बैक में ज़रा प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद में उनका द्रोहिणी मतलब पुत्री की पुत्र सिराजुद्दौला, इनको पुत्री एक्चुअल में 4 पुत्री थी। उसमें से एक पुत्री के पुत्र था सिजाउद्दौला, और एक के था जो पूर्णिया का शासक था। दोनों में इसीलिए विवाद था, जो इसको बंगाल की नवाब क्यों नहीं बनाया, उसको क्यों बनाया। सिंपल सी बात, अपना फैमिली में भी यही होता है। अगर किसी को इतना मानोगे या किसी को कम मानोगे तो दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो वही बात है यहाँ पे। दोनों के बीच में मतलब ज़्यादा सिराजुद्दौला के प्रबल विरोध थे, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र। यहाँ से ही स्टार्ट होती है जो किस तरह से अंग्रेज़ों ने हम पे दबाव बना दिया था। यहाँ तक तो दबाव बना रहे थे अंग्रेज़ों पे, लेकिन यहाँ से अंग्रेज़ों ने हम पे दबाव बनाना स्टार्ट किया था। मीर जाफ़र चुतिया था, बेवकूफ़, और मीर जाफ़र को मिला लिया उसने। इस सभी ने सिराजुद्दौला के विरोध में पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया था। किसने दिया था? तो सिराजुद्दौला के मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला के सेना नायक या सेनापति हम कह सकते हैं। कौन था? तो मीर जाफ़र था। इनको अंग्रेज़ों ने एक गलत शब्द ही इनको विद्वानों ने गलत शब्द ही बोला है, इसीलिए मैं गलत शब्द का उपयोग किया हूँ यहाँ पे, इसके लिए सॉरी। सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी। 1756 में जब सिराजुद्दौला जब 20 जून, इसको याद नहीं रखिएगा जून तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1756 को आप याद रखिएगा। जब 1756 में ब्लैक होल की घटना होती है, इसमें क्या होती है, जो लगभग एक कोठरी में, मैं बता रहा हूँ, एक कोठरी में लगभग 146 अंग्रेज़ों के ठूस दिया था डायरेक्ट। जब ठूसला के बाद में
जब उसको लहास के तौर पर जब फेंका गया निकाल करके सुबह में, तो उसमें से लगभग 23 अंग्रेज़ों जिंदा बच चुका था। तो 23 अंग्रेज जब जिंदा बचा तो मरा कितना भाई, तो 123 नवाब बच गया था। तो इसका एक जो चित्रकार था जो हॉलवेल नाम था, काल कोठरी ब्लैक हॉल की बात कर रहा हूँ, हॉल से आपको पता बेल भी हो जाएगा, क्योंकि हॉल बेल, हॉल मतलब समझो जो हॉल है हमारा गेट, एक घर में हॉल है, और बेल मतलब घंटी है। लेकिन इसको याद रखने का सही तरीका है, हॉलवेल नामक विद्वान था, ये चित्रकार था, ये चित्रकारी करने आया था यहाँ पे, जो किस तरह से कहाँ पे कैसा डायग्राम बनाया जाएगा और किस तरह से यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उसके लिए वो यहाँ पे आया था। हॉलवेल ने के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में, इनके अनुसार ऐसा, लेकिन कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है, लेकिन अंग्रेज विद्वानों ने लिखा है जो आपको मैं बताता हूँ। नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया, जिससे कि महज 23 अंग्रेज़ों जिंदा बच पाया था। ये बताइए, जो 23 अंग्रेज़ों, इनको बोला गया, जो अंग्रेजी नवाब थे, जब इन्होंने लंदन गया तो वहाँ पे पूछा कि तुम बच क्यों गया, कैसे बच गया, जब वैसे उतना बड़ा घटना किया था। तो उतने इन्होंने बोला था जहाँ पे मुंह बंद करता था गेट, वहीं पे मेरा मतलब मुंह था, तो वहाँ से सांस आता जाता था, तो मैं बच गया। लेकिन और सब नहीं बचा था, लगभग 23 वो कैसू रात भर काट के बचा है। आगे चलता हूँ, आगे बहुत इम्पोर्टेंट है। सिराजुद्दौला ने 1757 में पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, जिससे कि उनकी पराजय हुई। पराजय होने के कारण था जो मिर्जाफर था जो मिल गया था बेवकूफ़, जब मिल गया तो निश्चित है जो हार तो तय है, तो पराजित हुई। पलासी के युद्ध के बाद में अंग्रेज़ों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु कठपुतली नवाब, जिसे मिर्जाफर को कठपुतली कहा जाता था, अंग्रेज़ों का कठपुतली किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आए, ऐसा आएगा नहीं लेकिन आएगा तो मारना मिर्जाफर को, बनाए जाने में उन्हें मनचाहा अधिकार मिला। मनचाहा अधिकार जैसे इनमें बोला गया था, सिराजुद्दौला के सेनापति थे मिर्जाफर। जब मिर्जाफर को बोला गया कि एक काम करो, तुमको नवाब बनना है, तो बोला मिर्जाफर जी हाँ, अब किसको नवाब नहीं बनना पड़ेगा, अभी कोई आदमी की कहिएगा जो आपको मैं राष्ट्रपति बना दूंगा, तो ज़रूर है जो ऐसा ना कोई घटना कर देगा, जो नाम मत लीजिए, कुछ गलत घटना वो कर ही देगा। तो ये अपना हित के लिए हो, तो चाहे अपना देश के लिए हो, तो अपना राज्य के लिए हो, तो अपना फैमिली के लिए हो, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा आदमी होता है जिसे गलत कदम उठाना पड़ता है। तो इन्होंने बोला अंग्रेज़ों ने कि तुमको बनाऊंगा, लेकिन इस युद्ध को आपको हारना पड़ेगा। लेकिन मिर्जाफर ने यहाँ पे गलती कर बैठा था, जो इन्होंने अंग्रेज़ को चिन्हा नहीं, ये बेवकूफ़ों ने चिन्हा नहीं, क्योंकि इन्होंने सोचा जो मैं तो जान के हारा था, लेकिन इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, अभी लगातार चलूँगा तो बाद में आपको पता चलेगा कि किस तरह से गलती किया था, उसका परिणाम हमारा देश गुलाम हुआ। मिर्जाफर को इतिहासकारों ने क्लाइव की गिदर की पदवी दी है। पदवी दी थी, सिंपल सी बात वही है जो पहले बताए थे, जो इतिहासकारों ने बोला था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, यह मिर्जाफर की बात है। उसके बाद में लाता है मिर्जाफर को, मीर कासिम को लाता है, ने 1760 से 63 में नवाब बना, बंगाल की नवाब बनी। इसकी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया, जो बिहार में, ये कुछ ठीक ठाक शासक था मीर कासिम ने, लेकिन मिर्जाफर ने पूरा अंग्रेज़ों का गुलाम ही था। तो मुंगेर में आकर के ये बंदूकों के कारखाना खोलने लगे थे, इसीलिए मुंगेर में अभी भी गैर कानूनी रूप से चल रहा है वहाँ, लेकिन कानूनी रूप से कोई मान्यता है नहीं, वहाँ बंदूक अभी भी बन रहा है, लेकिन कोई इसका प्रमाण नहीं बता रहा हूँ, फिर हमसे अगला कोई क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने और मीर जाफ़र ने क्या हुआ था, बंगाल अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया था, लेकिन ये कुछ भागा था। इन्होंने जान रहा था कि मुझको भी हटा देगा साला।
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जब इसको हटा करके मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफ़र को बनाया गया। जब मीर जाफ़र को बनाया गया, जो उसके बाद में इसको बड़ी दिक्कत हुआ। किसको? मीर कासिम को। जब मीर कासिम को दिक्कत हुआ तो ये 3 गुट में बटेंगे और 3 गुटों को मिलाकर के फिर से एक युद्ध लड़ेगा। उस समय में सत्ता में सबसे ताकतवर अगर कोई था तो वो था मुग़ल बादशाह। मुग़ल बादशाह जब सबसे सत्ता में था, ज़्यादा सत्ता में था, तो मुग़लों से अंग्रेज़ों ने डरता था। जब मुग़ल से ये संधि कर लेता है, मुग़ल से मिलता है, उसको बाद में जब अंग्रेज़ों से लड़ता है तो अंग्रेज़ इसको पराजित कर देता है। तो 3-3 को राज्य को अंग्रेज़ अकेले हरा देता है। इसका चर्चा मैं आगे जिक्र करूँगा। अवध के नवाब कौन था? तो शुजाउद्दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कुछ भी मत कहो। अंग्रेजी सेना कौन था? हेक्टर मुनरो ने सामना हुआ और इससे अंग्रेज़ों की विजय हुई। जब 3-3 को, एक बंगाल के कौन था? तो मीर कासिम था। जब बंगाल के मीर कासिम था, उसके बाद में अवध का शुजाउद्दौला था, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, जो ये मुग़ल साम्राज्य के था। मुग़ल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन मुग़ल जो था, जो उस समय में कमज़ोर पड़ चुका था। जब 3-3 को हराया तो अंग्रेज़ का 7वें आसमान पर पूरा ताकत फैल चुका था। तो 3-3 राज्य को मैं अकेले हरा दिया हूँ। इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने नियुक्त कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसको 1764 में जब हार जाता है, उसके बाद में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में 1765 ईस्वी में होती है। उसके बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान नियुक्त करना पड़ता है। किसको? अंग्रेज़ों को। इजादेदारी प्रथा की मैं चर्चा किया था। इजादेदारी प्रथा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ। इजादेदारी जो होता है, जो राजस्व वसूलने वाले ठेकेदार अथवा राजस्व कृषक होते थे, इन्हें शासन द्वारा लगान वसूलने की दायित्व सौंपा जाता था। इजारेदारों द्वारा राजस्व वसूलने की व्यवस्था को इजादेदारी प्रथा कहते हैं। जो सिंपल सी समझिए, ये बहुत NCERT लिखा है बहुत अच्छी से। किसी आदमी को ठेका दे दिया जाता था। सिंपल सी बात ये हुआ, ठेका दे दिया जाता था, जो आप इतना टैक्स हमको वसूल के दीजिएगा। अभी भी ये ठेका दिया जाता है। जैसे में टेम्पू स्टैंड, बस स्टैंड आप जानते होंगे, वहाँ पे जैसे गाड़ी अगर भरती है तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे टैक्स लेता है। जब वहाँ पे टैक्स 20 रुपया 30 रुपया हर एक ट्रिप का, मतलब हर एक खेप का 20 रुपया 30 रुपया ऐसे करके दूरी के हिसाब से लिया जाता है। उसी तरह से दे दिया जाता था। उससे सरकार टैक्स लेता है। जो वसूलता है उससे डायरेक्ट 30 लाख 20 लाख 25 लाख जो होता है वो सरकार टैक्स लेता है, और वो जितना भी कमाता है वो अपना अंडर में रख लेता है, सौंपता है, जिसे कि इजादेदारी प्रथा कहते हैं। इनमें से भू राजस्व वसूलने के बाद पहले शासक इजारेदारों के साथ यह करार करते थे कि वे शासन को एक निश्चित राशि लगान के रूप में देंगे। बस बात वही जाता था, जो एक बार हम तुमको 20 लाख दे दिए, उसके बाद में जो हमको बचा, जो हमको हो गया। एक बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, इसको मैं आपको भी में बता रहा हूँ, देखिएगा। सभी का मैं बंगाल के नवाब का कार्यकाल है, जो सभी को मैं दे रहा हूँ। बंगाल के नवाब का कार्यकाल में जो मुर्शिद कुली खान जो था, जो लगभग ये 10 साल की शासन की थी। 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी के बीच में मुर्शिद कुली खान के शासक रहे। उसके बाद शुजाउद्दीन के जो था, जो 1727 से 1729 ईस्वी के बीच में आई। ये दो कंप्लीट आपको हो चुकी होगी। सरफराज खान जो था, जो 39 से 40 इनको साल भर के लिए रही। अली वर्दी खान को लगभग 16 साल के था, तो 1740 से लेकर के 1756 के बीच में
इनको शासन रही थी। उसके बाद मीर जाफ़र को आया। मीर जाफ़र दुद्दुदा बनता है, तो मीर जाफ़र को 1757 से 60 के बीच में लाया। उसका मीर कासिम को लाया। मीर कासिम को आया 1760 से 1763 के बीच में लाई गई। उसके बाद में मीर जाफ़र आया फिर दूसरी बार, तो 63 से 65 के बीच में रही थी। उसके बाद में नजमुद्दौला आया। नजमुद्दौला जो था, जो नजमुद्दौला के बारे में थोड़ा सा नहीं चर्चा कर लेते हैं, जो 1765 से लेकर के 1765 से लेकर के आपके बीच में ये रही थी 1766 के बीच में, साल भर के इनको शासन काल चला था। लेकिन लगभग इन लोग के इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन सैफ उद दौला को 4 साल की शासन रहती है, 1766 से 1770 ईस्वी के बीच में रहती है। आज के लिए इतना ही है। आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। ये सेशन लगभग हमेशा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि डेली एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा। मेरे पास टाइम नहीं, अपना भी तैयारी करना पड़ता है मेरे भाई, इसके लिए टाइम नहीं रहता है। टाइम नहीं रहने के कारण बहुत दिन पर ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।